वाराणसी की रात हमेशा की तरह अपने भीतर एक अजीब सी शांति और रहस्य समेटे हुए थी। लेकिन आज रात शहर के सबसे बड़े विवाह स्थल में एक अलग ही हलचल थी। हर तरफ रोशनी और चकाचौंध बिखरी हुई थी, जो गंगा के पानी में प्रतिबिंबित होकर एक मायावी दृश्य बना रही थी। यह शहर के सबसे अमीर व्यापारी के बेटे की शादी थी, जहां हर कोई अपनी संपत्ति का दिखावा करने आया था। हवा में महंगे इत्र और गेंदे के फूलों की महक घुली हुई थी, जो वातावरण को दमघोंटू बना रही थी। अनन्या शर्मा, जो अब इस जिले की सम्मानित और सख्त सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में जानी जाती थीं, इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थीं। उनकी रेशमी लाल साड़ी और माथे पर चमकती बिंदी उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बना रही थी। लोग उन्हें सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे और कुछ उनके करीब आकर तस्वीर खिंचवाने के लिए बेताब थे। लेकिन अनन्या का मन इस चकाचौंध से कोसों दूर था, क्योंकि उन्हें इस खोखले दिखावे से हमेशा एक गहरी नफरत महसूस होती थी। सत्ता और अधिकार के इस शिखर पर पहुंचने के बावजूद उनके दिल के गहरे कोने में एक अजीब सा खालीपन और अनकहा दर्द हमेशा छिपा रहता था, जिसे वह दुनिया से छुपाती थीं। उन्होंने परिवार और समाज की नजरों में खुद को मजबूत महिला के रूप में स्थापित किया था, लेकिन रात के अकेलेपन में पुरानी यादें उन्हें रुला देती थीं। उनके पिता गजेंद्र शर्मा की महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें एक मशीन बना दिया था, जो सिर्फ सफलता के लिए काम करती थी। आज भी उनके होंठों पर जो मुस्कान थी, वह पूरी तरह से झूठी थी। पंडाल के अंदर बज रहा तेज बॉलीवुड संगीत और लोगों की जोर जोर से हंसने की आवाजें उनके कानों में नुकीले तीर की तरह चुभ रही थीं, जिससे उनका सिर दर्द करने लगा था। वह उस दमघोंटू भीड़ से बचने के लिए पंडाल के एक शांत कोने की तरफ बढ़ गईं, जहां खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे और वेटर लगातार मेहमानों की सेवा में दौड़ रहे थे। उनका गला सूख रहा था, इसलिए उन्होंने पास खड़े वेटर को पानी का गिलास लाने के लिए इशारा किया, ताकि वह कुछ पल के लिए शांति से सांस ले सके। वेटर ने सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी, जो कई जगह से घिसी और पुरानी लग रही थी, लेकिन उसने सम्मान के साथ एक चांदी की ट्रे उठाई। जैसे ही वह वेटर पानी का गिलास लेकर उनके सामने आया और उसने आंखें ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखा, तो अनन्या के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह चेहरा, जो कभी उनकी हर खुशी और सपने का केंद्र हुआ करता था, आज इतने सालों बाद उनके सामने इस तरह गरीब वेटर के रूप में खड़ा था, जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह राहुल था, उनका पहला प्यार और उनका पूर्व पति, जिसने उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी और अपने सारे सुनहरे सपनों को दांव पर लगा दिया था, और आज इस हालत में था। राहुल की आंखें, जो कभी आत्मविश्वास और ज्ञान की चमक से भरी रहती थीं, आज उनमें सिर्फ गहरी उदासी, थकान और जिंदगी से हार जाने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं और बाल सफेद होने लगे थे, जो इस बात का गवाह थे कि इन बीते सालों ने उसके साथ कितनी बेरहमी और क्रूरता दिखाई है। राहुल ने भी जब अपनी पूर्व पत्नी को एक शक्तिशाली अधिकारी के रूप में अपने सामने देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे और पानी का गिलास ट्रे से फिसलकर नीचे गिर गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और गिलास के टूटने की तेज आवाज ने आसपास खड़े लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। लेकिन उन दोनों के लिए जैसे पूरी दुनिया रुक गई थी। वे दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और उन आंखों में हजारों ऐसे सवाल थे जिनका जवाब वे पिछले 10 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अनन्या के मन में विचारों का एक भयंकर तूफान उठा और वह सोचने लगी कि क्या यही वह भयानक कर्म है जिसकी बात हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों और वेदों में की गई है, जिसने मुझे आसमान की ऊंचाइयों पर बिठा दिया और मेरे लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले इंसान को जमीन की धूल में मिला दिया। क्या यही समाज का न्याय है? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में तेज धार वाला खंजर उतार दिया हो और वह दर्द से तड़प रही हो। मैनेजर दौड़कर वहां आया
और राहुल को डांटते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहने लगा। लेकिन राहुल ने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप अपना सिर झुकाकर कांच के टुकड़े उठाने लगा। उसके इस तरह सिर झुकाने ने अनन्या की आत्मा को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि उसने राहुल को हमेशा एक स्वाभिमानी और निडर युवक के रूप में देखा था, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। आज उसकी यह स्थिति देखकर अनन्या को अपनी कुर्सी और रुतबे से घिन आने लगी, जिसके लिए उसने इस बेशकीमती हीरे को खो दिया था। उसे वह दिन याद आ गया जब उन्होंने पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे और एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहने की कसम खाई थी। लेकिन वह कसम टूट गई। पिता के झूठे सम्मान और समाज के नियमों ने उनके रिश्ते को एक ऐसे दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ी रही और देखती रही कि कैसे उसका अतीत उसके सामने फटे कपड़ों में एक नौकर की तरह बेबस स्थिति में काम कर रहा है। मैनेजर लगातार अनन्या से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि यह नया वेटर है और इसे काम का ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए आप कृपया इसकी इस गलती को माफ कर दें। लेकिन अनन्या के कानों में मैनेजर की कोई भी बात नहीं जा रही थी। वह तो बस उस खून की बूंद को देख रही थी जो कांच उठाने के कारण राहुल की उंगली से बहने लगी थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह खून राहुल की उंगली से नहीं बल्कि उसके अपने दिल से बह रहा हो, और दर्द छुपाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वह राहुल का हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि वह अपनी इस हालत का जिम्मेदार किसे मानता है, लेकिन पद की गरिमा ने उसके कदमों को जकड़ लिया था। वह एक एसडीएम थी और सैकड़ों लोगों की नजरें उस पर टिकी हुई थी, इसलिए वह चाहकर भी अपनी भावनाओं को इस सार्वजनिक जगह पर सबके सामने बाहर नहीं आने दे सकती थी। उसने मुश्किल से आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया और गहरी सांस लेते हुए खुद को मजबूत बनाने का झूठा प्रयास किया ताकि कोई उसका दर्द न समझे। राहुल बिना कुछ बोले सिर झुकाए हुए वहां से चला गया और भीड़ में कहीं गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। लेकिन उसकी वह दर्द भरी नजर अनन्या की आत्मा को छलनी कर गई। इस विशाल और चमकदार पंडाल में अब अनन्या को सांस लेना भारी पड़ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वह इस झूठी दुनिया की दीवारों के बीच घुटकर मर जाएगी। उसे लगा कि उसकी सारी सफलता, डिग्रियां और ताकत आज उस टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरह फर्श पर बेमानी और बिल्कुल बेकार बिखरी पड़ी है। तभी उसके पिता गजेंद्र शर्मा, जो शहर के एक बड़े और प्रभावशाली राजनेता थे, उसके पास आए और गर्व से मुस्कुराते हुए उसे अन्य रसूखदार अधिकारियों से मिलवाने के लिए ले जाने लगे। उनके लिए उनकी बेटी कोई इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ट्रॉफी थी जिसे वह समाज के सामने गर्व से प्रदर्शित करते थे और अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अनन्या एक रोबोट की तरह उनके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी जहां राहुल ने अपना खून और स्वाभिमान गिराया था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था कि वह कितनी कम उम्र में इतने ऊंचे पद पर पहुंच गई है और वह कैसे समाज की अन्य महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई है। लेकिन वह मन ही मन खुद पर हंस रही थी कि जो औरत अपने प्यार को और अपने पति को नहीं बचा सकी, वह इस समाज का क्या भला करेगी और दूसरों को क्या न्याय दिलाएगी। हर तारीफ उसके लिए एक कड़वे जहर की तरह थी जिसे वह झूठी मुस्कान के साथ निगल रही थी, जबकि अंदर ही अंदर उसका वजूद जल रहा था। उसने तय किया कि वह इस तरह चुपचाप हार नहीं मानेगी और उसे राहुल से मिलकर यह जानना ही होगा कि आखिर इन 10 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी यह दर्दनाक हालत कर दी। वह अपने पिता की नजरों से बचकर पंडाल के उस हिस्से की तरफ जाने लगी जहां से वेटर खाना लेकर आ रहे थे, ताकि वह उस इंसान को ढूंढ सके जो कभी उसके दिल की धड़कन हुआ करता था। उसे पता था कि यह कदम सम्मान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन आज उसका दिल दिमाग की बात सुनने को तैयार नहीं था। वह पंडाल के पीछे के हिस्से में पहुंची जहां बहुत अंधेरा था और वहां गंदे बर्तनों का
एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था और कुछ मजदूर जमीन पर बैठकर उन झूठे बर्तनों को साफ कर रहे थे। वहां की बदबू और गंदगी उस सामने वाले चमचमाते पंडाल से बिल्कुल अलग थी और यह दृश्य समाज की उस कड़वी और भयानक सच्चाई को दिखा रहा था जिसे अमीर लोग हमेशा चमक दमक के पीछे बड़ी चालाकी से छुपा देते हैं। अनन्या ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और आंखों से उस भीड़ में अपने राहुल को खोजने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी नजर कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ी जो नल के नीचे बैठकर उन झूठे बर्तनों को धो रहा था और उसके हाथ की उंगली पर एक गंदा कपड़ा बंधा हुआ था। वह राहुल था जो कभी एक बहुत बड़ा आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखता था और जिसके ज्ञान की मिसालें पूरा शहर दिया करता था। आज वह चंद रुपयों के लिए लोगों की झूठन साफ करने पर मजबूर हो गया था। यह दृश्य देखकर अनन्या के दिल के सारे बांध टूट गए और आंखों से आंसुओं की एक तेज धारा बह निकली जिसे वह रोके हुए थी। उसने सोचा कि भगवान का न्याय कितना अजीब और रहस्यमयी होता है कि जो इंसान दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों की बलि चढ़ा देता है उसे बदले में सिर्फ दर्द और अपमान ही मिलता है। क्या कर्म का यही असली सिद्धांत है कि अच्छाई के बदले हमेशा बुराई मिलती है? और क्या समाज सिर्फ पैसे और सत्ता की पूजा करता है, इंसान की भावना और उसके बलिदान की कोई कीमत नहीं होती? वह अंधेरे में खड़ी होकर रोती रही क्योंकि वह जानती थी कि वह अभी उसके पास जाकर उसकी स्थिति को असहज नहीं बना सकती थी। लेकिन उस अंधेरी रात में अनन्या ने अपने आप से एक पक्का और अटूट वादा किया कि वह अब इस झूठे समाज के नियमों से और अपने पिता की क्रूर महत्वाकांक्षाओं से डरकर अपना जीवन नहीं जिएगी। वह इस बात की पूरी सच्चाई का पता लगाकर रहेगी कि राहुल इस भयानक स्थिति तक कैसे पहुंचा और वह उसके खोए हुए सम्मान और छीने गए अधिकारों को उसे वापस दिलाने के लिए अपनी ताकत लगा देगी। वह अब सिर्फ एक मजबूर पत्नी नहीं थी बल्कि एक शक्तिशाली अधिकारी थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ना अच्छी तरह से जानती थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक आखिरी बार राहुल को काम करते हुए देखा और फिर भारी कदमों से उस अंधेरे से निकलकर वापस उसी चमकदार लेकिन झूठी दुनिया की तरफ लौट पड़ी। लेकिन इस बार उसके अंदर एक नई और बहुत भयंकर आग जल रही थी जो उसके अतीत के सारे दर्द और गलतफहमियों को जलाकर राख करने वाली थी और एक नए तूफान को जन्म देने वाली थी। यह एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जो उसे अपने ही लोगों से और समाज के उन क्रूर नियमों से लड़नी थी जिन्होंने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया था। 10 साल पहले प्रयागराज की वे तंग गलियां यादों के कोहरे में आज भी वैसी ही धुंधली और उदास नजर आती हैं, जहां बारिश की हर बूंद एक नया सपना बुनती थी। उस समय वह पवित्र शहर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं था बल्कि हजारों गरीब युवाओं के सपनों की एक बलिदानी वेदी था जहां हर कोई अपनी किस्मत चमकाने की उम्मीद में दिन रात एक कर देता था। उसी भीड़ में अनन्या और राहुल भी शामिल थे जो एक साथ प्रशासनिक सेवा में जाकर इस समाज को बदलने का एक बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत सपना देख रहे थे। वे दोनों एक ही कोचिंग सेंटर के छात्र थे और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार के एक बहुत गहरे और बेहद पवित्र बंधन में बदल गई थी। राहुल उस समय पूरी कोचिंग का सबसे होनहार छात्र माना जाता था, जिसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत की मिसालें बड़े बड़े शिक्षक भी सम्मान के साथ दिया करते थे। वह कठिन से कठिन विषयों को इतनी आसानी से समझा देता था कि अनन्या अक्सर उसकी प्रतिभा को देखकर हैरान रह जाती थी और उसे पूरा विश्वास था कि राहुल पहले ही प्रयास में सफल हो जाएगा। लेकिन अनन्या के लिए यह डगर उतनी आसान नहीं थी क्योंकि उसे पढ़ाई में काफी मुश्किलें आती थीं और उसका परिवार हमेशा उस पर शादी करने का भारी दबाव बनाता रहता था। राहुल हमेशा उसके साथ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहता था और उसे हर कदम पर प्रेरित करता था। अनन्या के पिता गजेंद्र शर्मा ने एक दिन एक बहुत ही क्रूर शर्त रखी थी कि अगर अनन्या पहले प्रयास में प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनी तो उसकी शादी किसी अमीर और अनपढ़ खानदान में कर दी जाएगी।
यह शर्त अनन्या के लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं थी, क्योंकि वह राहुल के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी और उसे अपनी योग्यता पर बहुत कम भरोसा था। जब राहुल को इस बात का पता चला, तो उसने एक बहुत बड़ा और साहसी निर्णय लिया कि वह अनन्या के सपने को पूरा करने के लिए अपनी खुद की पढ़ाई और भविष्य की बलि चढ़ा देगा। उसने तय किया कि वह अनन्या को सफलता के शिखर तक पहुंचाकर ही चैन की सांस लेगा। राहुल के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और अनन्या की महंगी कोचिंग फीस और किताबों का खर्च उठाना उसके लिए लगभग नामुमकिन काम था। उसने अनन्या से झूठ बोला कि उसे एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिल गई है और अब उसे पैसों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत में वह रात के अंधेरे में मजदूरी करने लगा था। वह दिन भर अनन्या को पढ़ाता और शाम होते ही चोरी छिपे शहर के रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता या किसी निर्माण स्थल पर इंटेन ढोने का बहुत भारी और थका देने वाला शारीरिक श्रम करता था, ताकि वह फीस का इंतजाम कर सके। प्रयागराज की उस भीषण गर्मी और बारिश में राहुल ने कभी हार नहीं मानी और अपने शरीर की परवाह किए बिना वह मशीनों की तरह काम करता रहा, ताकि अनन्या की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। वह अक्सर रात भर जागकर अनन्या के लिए नोट्स तैयार करता था, जबकि अनन्या को लगता था कि राहुल अपनी खुद की तैयारी कर रहा है और वह उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश होती थी। अनन्या को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस कलम से वह अपना भविष्य लिख रही है, वह राहुल के पसीने और खून की कमाई से खरीदी गई है। राहुल ने अपनी भूख और अपनी नींद को अनन्या के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से कुर्बान कर दिया था। अनन्या की सफलता के लिए राहुल ने मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगी और कई दिनों तक उपवास भी रखा, जबकि वह खुद भूख से बेहाल रहता था। उसने अपनी पुरानी किताबें बेच दीं और फटे हुए कपड़े पहनकर भी अनन्या के लिए हमेशा नई और कीमती किताबें लेकर आता था, ताकि उसे किसी भी चीज की कमी महसूस न हो। अनन्या कभी कभी उससे पूछती थी कि वह इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है, तो राहुल बस एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कह देता था कि वह पढ़ाई के तनाव की वजह से थोड़ा थक गया है। वह अपनी हर तकलीफ को अपनी उस मासूम मुस्कान के पीछे बड़ी सफाई से छुपा लेता था। जैसे जैसे परीक्षा के दिन करीब आने लगे, राहुल ने अपनी खुद की पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी और अपना सारा समय और ऊर्जा अनन्या की तैयारी में लगा दी। वह जानता था कि अगर अनन्या असफल हुई तो समाज उसे छीन लेगा, इसलिए उसके लिए अनन्या की जीत उसकी अपनी बाद एंडेंजल बीलेग जीत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी हो गई थी। वह खुद को एक दीपक की तरह जला रहा था, ताकि अनन्या के जीवन में रोशनी आ सके और वह एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच सके। यह प्यार का वह निस्वार्थ रूप था, जिसे आज के आधुनिक और मतलबी युग में ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन और बहुत ही कठिन काम है। बरसात की उन रातों में वे अक्सर गंगा के किनारे बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाते थे, जहां अनन्या अपने बड़े बंगले और लाल बत्ती वाली गाड़ी के सपने देखती थी। राहुल उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करता था कि अनन्या के ये सभी सपने सच हों, चाहे इसके लिए उसे खुद को कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े। वह नहीं जानता था कि किस्मत उसके साथ कितना बुरा मजाक करने वाली है, और जिस सफलता के लिए वह इतनी मेहनत कर रहा है, वही सफलता एक दिन उन दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर देगी। राहुल के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई और उन पर कर्ज का बोझ और भी बढ़ गया, जिससे राहुल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गईं। अब उसे एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना था। एक तरफ अपने बीमार पिता की जान बचानी थी और दूसरी तरफ अनन्या के सपनों को टूटने से बचाना था। उसने अपनी रातों की नींद पूरी तरह से बेच दी और कई कई दिनों तक बिना सोए लगातार काम करता रहा, ताकि वह दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सके। उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके अटूट इरादों और मजबूत संकल्प ने उसे कभी भी कमजोर पड़ने या रुकने नहीं दिया। अनन्या अक्सर राहुल के इस त्याग को देख तो रही थी,
लेकिन वह उसकी गहराई को नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई और सफलता के जुनून में पूरी तरह से डूबी हुई थी। उसे लगता था कि राहुल बहुत शक्तिशाली है और वह सब कुछ आसानी से संभाल लेगा, जबकि राहुल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और उसे सहारे की सख्त जरूरत थी। फिर भी उसने कभी अनन्या के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अनन्या का ध्यान अपनी पढ़ाई से भटके या वह किसी भी प्रकार के तनाव में आए। परीक्षा का परिणाम आने वाला था और पूरा शहर उत्साह और डर के माहौल में डूबा हुआ था, लेकिन राहुल के मन में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। जब परिणाम घोषित हुआ तो अनन्या ने पूरे देश में बहुत अच्छी रैंक हासिल की थी और वह अब एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी बनने वाली थी। अनन्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसने सबसे पहले राहुल को गले लगाकर अपनी जीत का श्रेय दिया। लेकिन राहुल की आंखों में खुशी के साथ साथ एक अनजाना डर भी साफ झलक रहा था। उसे लगा कि अब शायद वह अनन्या की दुनिया से बहुत दूर होने वाला है। अनन्या के घर वालों ने उसकी इस बड़ी सफलता का बहुत भव्य जश्न मनाया और शहर के सभी बड़े लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन उस भीड़ में राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनन्या ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन राहुल जानबूझकर पीछे हट गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब अनन्या के रसूखदार परिवार के बीच उसकी कोई जगह नहीं बची है। उसके फटे हुए जूते और साधारण कपड़े उस आलीशान माहौल में बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे और वह अपनी गरीबी पर शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सफलता और पद इंसान के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर देते हैं। अनन्या के पिता गजेंद्र शर्मा की आंखों में अब अपनी बेटी की सफलता का अहंकार साफ दिखाई दे रहा था और उन्होंने राहुल को एक तुच्छ कीड़े की तरह देखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अनन्या को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अब वह एक बहुत बड़ी अधिकारी है, इसलिए उसे राहुल जैसे साधारण और गरीब लड़के से दूरी बना लेनी चाहिए जो उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। अनन्या उस समय अपनी सफलता के नशे में और अपने पिता के दबाव में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने राहुल के उन सालों के संघर्ष और बलिदान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि शायद उसके पिता सही कह रहे हैं और एक अधिकारी के रूप में उसे एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत है जो उसके पद के बराबर हो और समाज में उसकी बराबरी कर सके। धीरे धीरे उसने राहुल के फोन उठाना बंद कर दिए और उससे मिलने से कतराने लगी, जिससे राहुल का दिल बुरी तरह से टूट गया और वह गहरे सदमे में चला गया। राहुल समझ गया था कि अब अनन्या बदल गई है और वह पद की उस चकाचौंध में अपने पुराने राहुल को भूल चुकी है, जिसने उसे वहां तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया था। उसने एक बार भी अनन्या से कोई शिकायत नहीं की और न ही उसे अपने किए हुए एहसान याद दिलाए, क्योंकि उसका प्यार बहुत ही शुद्ध और निस्वार्थ था। उसने चुपचाप अनन्या की जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर लिया, ताकि वह अपनी नई दुनिया में बिना किसी बाधा के खुशी खुशी रह सके और अपने सपनों को जी सके। प्रयागराज की वही बारिश अब राहुल के लिए आंसुओं की तरह बरस रही थी और वह शहर छोड़ते समय आखिरी बार उस गंगा घाट पर गया जहां उन्होंने जीने मरने की कस्में खाई थीं। उसने अपने मन में अनन्या के लिए कोई नफरत नहीं पाली, बल्कि उसके अच्छे भविष्य की कामना की और अपनी किस्मत को दोष देते हुए वहां से हमेशा के लिए चला गया। वह अपनी डिग्रियां और अपने सपने वहीं पीछे छोड़ गया और मजदूरी की उस काली अंधेरी गलियों में समा गया, जहां से वह कभी बाहर नहीं निकल पाया और गुमनामी में जीने लगा। अनन्या की ट्रेनिंग शुरू हो गई और वह मूसुरी की ठंडी वादियों में अपने नए जीवन का आनंद लेने लगी, जहां राहुल की यादें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थीं। उसे लगा कि राहुल ने शायद हार मान ली है और वह अपनी गरीबी से लड़ नहीं सका, इसलिए वह पीछे रह गया, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। वह यह भूल गई कि वह गरीबी उसकी अपनी सफलता की सबसे बड़ी और कड़वी कीमत थी, जो राहुल आज भी चुपचाप चुका रहा था। समय के साथ अनन्या एक बहुत ही सख्त और कुशल अधिकारी बन गई।
उधर राहुल अपनी बीमार मां के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था और उसकी पढ़ाई पूरी न होने के कारण उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। उसने वेटर, चपरासी और दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया ताकि वह अपने परिवार का पेट पाल सके और अपने पिता का कर्ज उतार सके। उसकी हथेली के छाले और शरीर की थकान उसके उस महान बलिदान का प्रमाण थे जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा और न ही कभी सराहा। राहुल का अस्तित्व जैसे धीरे धीरे इस बड़े और निर्दयी समाज के अंधेरे में कहीं पूरी तरह खो गया था। 10 साल बीत गए और अनन्या अब एक प्रभावशाली एसडीएम बन चुकी थी, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखद और तनावपूर्ण रहा क्योंकि उसने जिसे चुना वह कभी राहुल जैसा प्यार नहीं दे सका। उसने अपने पिता की पसंद से शादी की थी जो केवल नाम के लिए थी और उसमें कोई आत्मीयता या भावना नहीं थी। वह अक्सर अकेले में बैठकर सोचती थी कि राहुल कहाँ होगा और क्या उसने उसे कभी माफ किया होगा या वह आज भी उसे उसी शिद्दत से प्यार करता होगा। उसके मन में पछतावे की एक बहुत ही धीमी आंच जलने लगी थी। आज जब उसने राहुल को उस शादी के मंडप में एक वेटर के रूप में देखा तो उसके सामने प्रयागराज के वे सारे बीते हुए पल एक फिल्म की तरह तेजी से घूमने लगे। उसे अपनी हर गलती और अपनी हर बेरुखी का एहसास हुआ जिसने राहुल की जिंदगी को तबाह कर दिया था और उसे इस दयनीय स्थिति में ला खड़ा किया था। अनन्या को अब समझ आया कि जिस सफलता पर उसे इतना गर्व था वह कितनी खोखली और बेमानी थी, क्योंकि उसने उस इंसान को खो दिया था जो उसका असली आधार था। जब अनन्या के चयन की आधिकारिक घोषणा हुई तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी गईं और ढोल नगाड़े बजने लगे। अनन्या की आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन राहुल के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसे लग रहा था कि वह इस जीत का हिस्सा तो है, पर शायद अब वह अनन्या की नई दुनिया में फिट नहीं बैठता। गजेंद्र शर्मा ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसकी सफलता का सारा श्रेय अपनी परवरिश और खानदान के नाम को दे दिया, जबकि राहुल कोने में खजा मुस्कुराता रहा ताकि कोई उसका डर न देख सके। जैसे ही अनन्या ने पदभार संभाला, उसके आसपास सुरक्षा कर्मियों और सलाम करने वालों की भीड़ लग गई। राहुल, जो कभी उसका हमसफर था, अब धीरे धीरे उसके प्रोटोकॉल और रसूख के पीछे कहीं ओझल होने लगा था। गजेंद्र शर्मा को यह बर्दाश्त नहीं था कि उनकी अफसर बेटी का पति एक साधारण और बेरोजगार युवक बना रहे। उन्होंने राहुल को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा और उसे बार बार उसकी गरीबी और औकात का एहसास दिलाया ताकि वह खुद ही अनन्या का साथ छोड़ दे। राहुल अपमान का घूंट पीकर चुप रहा क्योंकि वह अनन्या को दुखी नहीं करना चाहता था। एक शाम जब घर में सन्नाटा था, गजेंद्र शर्मा ने राहुल को अपने कमरे में बुलाया और उसके सामने तलाक के कागजात रख दिए। उन्होंने बहुत ही कड़वे शब्दों में कहा कि एक ऊंचे पद पर बैठी महिला के साथ तुम्हारा जैसा फकीर इंसान शोभा नहीं देता और समाज तुम्हारी हकीकत जानकर अनन्या पर हंसेगा। राहुल ने उन कागजों को देखा और उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके बलिदान का यह सिला मिलेगा। गजेंद्र ने उसे पैसों का लालच दिया और धमकी भी दी कि अंजाम बुरा होगा। राहुल ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया, लेकिन उसने अनन्या के भविष्य के बारे में गहराई से सोचना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अगर वह उसके साथ रहा तो समाज और मीडिया अनन्या की काबिलियत पर सवाल उठाएंगे और उसके करियर में रुकावट डालेंगे। उसका प्यार इतना गहरा था कि वह अनन्या की बदनामी का कारण नहीं बनना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे खुद को तबाह करना पड़े। उसने तय किया कि वह अनन्या की नजरों में खुद को बहुत बुरा बना लेगा ताकि वह उसे आसानी से भूल सके और नई जिंदगी जी सके। अगले कुछ दिनों तक राहुल ने अनन्या से बहुत ही रूखा व्यवहार किया और छोटी छोटी बातों पर बेवजह झगड़ा करना शुरू कर दिया। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान कल तक उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था, वह अचानक इतना बदल कैसे गया। उसे लगा कि शायद राहुल को उसकी सफलता से जलन हो रही है और वह उसकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।
गजेंद्र शर्मा ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया और अनन्या के कान भरने शुरू कर दिए कि राहुल अब उसके लायक नहीं रहा। अंत में वह मनहूस दिन आ ही गया जब उन दोनों के बीच तलाक की कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी थी। अदालत के बाहर अनन्या ने एक बार राहुल की आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने अपनी नजरें नीची कर लीं ताकि उसकी सच्चाई उजागर न हो जाए। उसने पत्थर दिल बनकर उन कागजों पर दस्तखत कर दिए और अनन्या को हमेशा के लिए एक अनजान अजनबी की तरह पीछे छोड़ दिया। अनन्या के मन में उस समय राहुल के प्रति नफरत भर गई थी, क्योंकि उसे लगा कि राहुल ने उसे धोखा दिया है। राहुल शहर छोड़कर चला गया और अनन्या अपनी सत्ता की कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन वह कुर्सी कांटों भरी थी। लाल बत्ती वाली गाड़ी और बंगले की चमक के पीछे अनन्या एक गहरी तन्हाई महसूस करने लगी थी, जिसे वह किसी को बता नहीं सकती थी। उसे अक्सर वे पुराने दिन याद आते थे जब गरीबी में भी उनके पास एक दूसरे का साथ और सच्चा प्यार था। अब उसके पास सब कुछ था, सिवाय उस इंसान के जिसने उसे यह सब दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। समाज उसे सलाम करता था। गजेंद्र शर्मा ने बहुत जल्द अनन्या की शादी एक रसूखदार राजनीतिक परिवार के लड़के से कर दी ताकि उनकी राजनीतिक ताकत और बढ़ सके। यह शादी महज एक समझौता थी जिसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी, और अनन्या एक मूक दर्शक की तरह सब सहती रही। उसका नया पति उसे एक इंसान नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली एक ट्रॉफी समझता था और अक्सर उसके काम में दखल देता था। अनन्या को अब समझ आ रहा था कि उसने राहुल को खोकर कितनी बड़ी और भयानक गलती की है, जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं। प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता के बीच अनन्या कभी कभी फाइलों में खोई रहती थी, पर उसका मन हमेशा उन गलियों में भटकता रहता था जहां राहुल ने उसे पचाया था। वह अक्सर सोचती थी कि राहुल कहाँ होगा और किस हाल में होगा। क्या उसने दूसरी शादी कर ली होगी या वह भी उसकी तरह ही अकेला होगा। राहुल का मोबाइल नंबर बंद हो चुका था और उसका कोई अता पता नहीं था, जैसे वह इस दुनिया से पूरी तरह मिट गया हो। अनन्या की आंखों में अब अक्सर रात को पछतावे के आंसू बहते थे। समाज में अनन्या की छवि एक बेहद सख्त और ईमानदार अधिकारी की थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती थी, पर वह अपने दिल के चोर को नहीं पकड़ पा रही थी। उसने महसूस किया कि सत्ता की ताकत इंसान को बाहरी दुनिया से तो जो देती है, पर उसकी आत्मा को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। उसके पिता की खुशी ही उसके लिए सब कुछ थी, पर अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता के अहंकार की वेदी पर अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दी है। उधर राहुल एक अनजान शहर में अपनी पहचान छुपाकर मजदूरी कर रहा था और अपनी बीमार मां की सेवा में लगा हुआ था। उसने अपनी डिग्रियां एक पुराने संदूक में बंद कर दी थीं, क्योंकि अब उसकी नजर में शिक्षा और योग्यता का कोई मोल नहीं रह गया था। उसने देख लिया था कि इस दुनिया में सिर्फ पैसा और पद ही सम्मान दिलाते हैं। ईमानदारी और बलिदान की कोई कीमत नहीं होती। वह वेटर बनकर शादियों में काम करने लगा, जहां वह अमीर लोगों के दिखावे और फिजूल खर्ची को अपनी आंखों से देखता था। राहुल को अक्सर उन शादियों में अनन्या जैसी दिखने वाली महिलाएं नजर आती थीं, पर वह अपनी नजरें झुका लेता था, क्योंकि उसे अब अपनी स्थिति पर शर्म आती थी। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले और अनन्या के पद पर कोई आंच न आ जाए। उसने खुद को पूरी तरह से दुनिया की नजरों से ओझल कर लिया था और एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था। उसका शरीर काम की थकान से टूटने लगा था, पर उसके दिल में अनन्या के लिए प्यार अभी भी जीवित था। जब भी राहुल थककर रात को सोता था, उसे वही पुरानी बारिश और प्रयागराज की गलियां याद आती थीं, जहां उसने अनन्या का हाथ पकड़ा था। वह सोचता था कि क्या अनन्या को कभी पता चलेगा कि उसने उसे क्यों छोड़ा था, या वह उसे हमेशा एक स्वार्थी इंसान ही समझती रहेगी। उसे इस बात का कोई मलाल नहीं था कि वह गरीब है, बस उसे इस बात का दुख था कि वह अनन्या के करीब होकर भी उसे कभी छू नहीं सकता। कर्म का चक्र उसे इस मोम पर ले आया था। अनन्या ने अपने कार्यालय में कई न्यायप्रिय फैसले सुनाए,
लेकिन वह अपने साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भूल पाई। उसे लगने लगा था कि राहुल का अचानक चले जाना कोई बड़ी साजिश थी जिसे उसके पिता ने रचा था, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उसने अपनी निजी जिंदगी की कावाहट को अपने काम पर हावी नहीं होने दिया, पर उसका चेहरा हमेशा उदास रहने लगा था। जिले के लोग उसे पत्थर दिल मैडम कहने लगे थे, क्योंकि वह कभी किसी समारोह में मुस्कुराती नहीं थी। एक दिन अनन्या को एक बड़ी शादी में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया और उसे वहां जाना ही पचा, क्योंकि वह उसके विभाग से जुड़ा मामला था। उसे नहीं पता था कि उसी शाम की धुंधली रोशनी में उसका सामना अपने अतीत से होने वाला है, जो उसे पूरी तरह झकझोर देगा। उसने अपनी रेशमी साही ठीक की और सुरक्षाकर्मियों के साथ विवाह स्थल की ओर कदम बढ़ाए। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो जो उसकी जिंदगी बदल देगी। शादी के उस मंडप की तरफ बढ़ते हुए अनन्या को ऐसा लगा जैसे वह अपनी ही मौत की तरफ जा रही है, जहां खुशियों का शोर तो है पर शांति नहीं। संगीत की हर धुन उसे पुराने जख्मों की याद दिला रही थी और वह चाहकर भी अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर उस वेटर पर पड़ी जो ट्रे लेकर खड़ा था, और वह कोई और नहीं बल्कि उसका वही राहुल था। उस एक पल ने अनन्या के 10 साल के संयम को पल भर में तोकर रख दिया। राहुल की फटी हुई शर्ट और कांपते हाथों ने अनन्या को यह एहसास करा दिया कि उसने क्या खोया है और दुनिया ने एक हीरे को कैसे धूल में मिला दिया। उसने देखा कि राहुल की आंखों में अब वह पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा अंधकार था जो उसकी हार की कहानी बयां कर रहा था। अनन्या को अपनी सत्ता और लाल बत्ती पर पहली बार नफरत महसूस हुई, क्योंकि वह उस इंसान की मदद नहीं कर पा रही थी जिसे वह प्यार करती थी। मैनेजर की गालियां और राहुल का सिर झुकाकर सुनना अनन्या के लिए किसी बाबे अपराध से कम नहीं था जिसे वह अपनी आंखों के सामने देख रही थी। उसे लगा कि वह स्वयं उस अपराध की भागीदार है जिसने राहुल को इस नरक में धकेला था। वह एक जज की तरह वहां खड़ी थी, पर खुद ही कटघरे में खड़ी महसूस कर रही थी। उसे अब समझ आया कि सत्ता का सिंहासन असल में कांटों की सेज है जो अपनों के खून से सींची जाती है। मंडप के पास बिखरा हुआ वह पानी और कांच के टुक्के अनन्या की अपनी जिंदगी के टुक्के थे, जो आज सबके सामने बिखर गए थे। राहुल का चुपचाप वहां से चले जाना अनन्या की आत्मा को चीर गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। उसने महसूस किया कि वह अब और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती और उसे इस सच्चाई का सामना करना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे अपना सब कुछ क्यों न खोना पाए। अतीत और वर्तमान के इस भयंकर टकराव ने अनन्या को एक ऐसे मोह पर खचा कर दिया था जहां से भागना नामुमकिन था। उसने तय किया कि वह अब और खामोश नहीं रहेगी और उस हर झूठ का पर्दाफाश करेगी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। राहुल की वह एक नजर उसके लिए आदेश बन गई थी और वह अब उस वेटर के पीछे जाने के लिए तैयार थी जिसने उसे अधिकारी बनाने के लिए खुद को नौकर बना लिया था। यह एक नई जंग की शुरुआत थी। राहुल बर्तन धोने वाली जगह पर बैठा हुआ था और उसके हाथ ठंडे पानी में डूबे हुए थे, लेकिन उसके भीतर यादों की एक भयंकर आग जल रही थी जो उसे अंदर से राख कर रही थी। उसकी उंगली से बहता हुआ खून अब रुक चुका था, पर वह दर्द जो अनन्या को देखकर उसके दिल में उठा था, वह किसी भी मरहम से ठीक होने वाला नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि नियति उसे इस तरह एक नौकर के रूप में उसकी पूर्व पत्नी के सामने लाकर खड़ा कर देगी, जिसने अब सफलता का शिखर पा लिया था। तलाक के बाद राहुल जब अपने गांव लौटा तो वहां खुशियों की जगह सन्नाटा और भारी कर्ज उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके पिता की बीमारी ने घर की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उसने अपनी पढ़ाई के सभी प्रमाण पत्रों को एक पुराने संदूक में बंद कर दिया, क्योंकि वे कागज अब उसके पिता की दवाइयों और कर्जदारों के तकाजों के सामने बिल्कुल बेमानी और बेकार साबित हो रहे थे। गांव के लोग उसकी हार पर हंसते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शहर जाकर
उसने सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है। राहुल ने शुरू में शहर के कई दफ्तरों में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उसकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और पुराने कपड़े उसकी योग्यता पर भारी पड़ गए और उसे हर जगह से दुत्कार कर बाहर निकाल दिया गया। नियोक्ताओं को उसकी बुद्धिमत्ता से ज्यादा उसके गरीबी के दाग खटकते थे और कोई भी उसे सम्मानजनक काम देने को तैयार नहीं था, जिससे उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगा। अंत में उसने अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करने का फैसला किया, क्योंकि भूख किसी भी गौरव से ज्यादा ताकतवर और निर्दयी होती है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में ईंटें ढोते समय राहुल अक्सर उन किताबों को याद करता था जिन्हें उसने बड़े चाव से पढ़ा था और जिनके आधार पर वह समाज को बदलने के बड़े सपने देखा करता था। उसके कोमल हाथ अब खुरदरे हो चुके थे और उन पर पड़े छाले उसके कठिन संघर्ष की मूक गवाही दे रहे थे, जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी। वह हर शाम थककर जब घर लौटता था तो अपनी मां के चरणों में सिर रखकर घंटों रोता था, क्योंकि उसे अपनी किस्मत और समाज के इस क्रूर व्यवहार पर बहुत पछतावा होता था। दूसरी तरफ अनन्या अपने भव्य सरकारी बंगले में सत्ता की चकाचौंध के बीच एक बहुत ही शांत और नीरस जीवन जी रही थी, जहां हर कोई उसके सामने सिर झुकाता था, पर कोई उसके दिल का हाल नहीं पूछता था। उसके कमरे की दीवारें इतनी ठंडी और खामोश थीं कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देती थी और वह अक्सर पुरानी तस्वीरों को देखकर राहुल की कमी को गहराई से महसूस करती थी। उसके पिता ने उसकी शादी एक भ्रष्ट राजनेता के बेटे से करा दी थी, जिसके लिए पत्नी सिर्फ एक वस्तु थी। अनन्या को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उसने जिसे सफलता समझा था वह असल में उसकी आत्मा की सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि उसने उस इंसान का साथ छोड़ दिया था जिसने उसे यह मुकाम दिलाया। वह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में लोगों के विवाद सुलझाती थी, लेकिन उसका अपना आंतरिक संघर्ष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उसे रात भर नींद नहीं आती थी। उसे अक्सर वे पत्र याद आते थे जो उसने राहुल को लिखे थे, लेकिन उनका कभी कोई जवाब नहीं आया था और उसे लगता था कि राहुल ने उसे भुला दिया है। राहुल की मां की मृत्यु ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया, क्योंकि वही एकमात्र सहारा थी जो उसे जीने की प्रेरणा देती थी और जिनके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मां के अंतिम संस्कार के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उसे अपनी वे अनमोल किताबें कबाड़ के भाव बेचनी पड़ी, जिन्हें उसने अनन्या को पढ़ाने के बाद बड़े जतन से सहेज कर रखा था। उस दिन राहुल के अंदर का वह विद्वान हमेशा के लिए मर गया और उसकी जगह एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसके पास अब कोई सपना नहीं था। अकेलेपन और गरीबी के बोझ तले दबा राहुल एक बड़े शहर की भीड़ में खो गया और उसने शादियों में वेटर का काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां उसे कम से कम खाना और सिर छुपाने की जगह मिल जाती थी। वह उन चमकते हुए विवाह मंडपों में लोगों की खुशियां देखता और मन ही मन अपनी उस अधूरी शादी को याद करता जो समाज के अहंकार की भेंट चढ़ गई थी। उसने अपनी पहचान को इतना गहरा छुपा लिया था कि उसे खुद भी विश्वास नहीं होता था कि वह कभी एक मेधावी छात्र भी रहा था। अनन्या के प्रशासनिक निर्णयों में अक्सर राहुल की दी हुई शिक्षा की झलक मिलती थी, क्योंकि उसने राहुल से ही सीखा था कि कानून और न्याय में मानवीय संवेदनाओं का होना कितना आवश्यक है। वह अपराधियों को सजा देते समय जितनी सख्त थी, गरीबों और बेसहारों की मदद करते समय उतनी ही नरम हो जाती थी, जिससे जिले के लोग उसे बहुत प्यार देते थे। लेकिन इस सम्मान के पीछे एक गहरी टीस छिपी थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह उस इंसान को न्याय नहीं दे पाई जिसने उसे अधिकारी बनाने के लिए खुद को मिटाया। एक दिन अनन्या को अपने पिता के पुराने दफ्तर में कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिन्होंने उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी और उसके विश्वास को चकनाचूर कर दिया। उसे उन पत्रों का एक पूरा बंडल मिला जो राहुल ने उसे तलाक के बाद लिखे थे और जिन्हें उसके पिता ने बड़ी चालाकी से छुपा लिया था ताकि अनन्या कभी सच न जान सके। उन पत्रों में राहुल की बेबसी और उसके साथ हुए धोखे की पूरी दास्तान दर्ज थी, जिसे पढ़कर
अनन्या की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वह कांपने लगी। उन पत्रों से पता चला कि राहुल ने कभी उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे मजबूर किया गया था, और उसके पिता ने राहुल को जान से मारने की धमकी देकर उसे दूर जाने पर विवश किया था। अनन्या को अब समझ आया कि उसका पिता, जिसे वह अपना आदर्श मानती थी, वह असल में उसकी बर्बादी का सूत्रधार था, जिसने अपनी झूठी शान के लिए अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया। उसे राहुल के प्रति अपनी नफरत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कसम खाई कि वह अब उसे ढूंढकर ही चैन लेगी। उसने कई निजी जासूस लगाए और अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया, लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि वह जानबूझकर अपनी पहचान मिटा चुका था और समाज की सबसे निचली परत में खो गया था। अनन्या का मन अब काम में नहीं लगता था और वह घंटों खिड़की के बाहर शून्य में ताकती रहती थी, जैसे वह राहुल की परछाई को कहीं खोजने की कोशिश कर रही हो। उसे लगने लगा था कि राहुल शायद इस दुनिया में नहीं रहा, या फिर वह उसे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने भरोसा नहीं किया। आज रात की उस शादी में जब उसने अचानक राहुल को वेटर की वर्दी में देखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे दफन हुए जख्म एक साथ हरे हो गए हों और खून बहने लगा हो। वह राहुल, जिसे उसने अपनी आंखों का तारा बनाया था, आज लोगों की झूठन उठा रहा था और अपमान सहा रहा था, जिसे देख अनन्या की रूह कांप उठी थी। वह उसे पुकारना चाहती थी, लेकिन उसका गला रुंध गया था और शब्द उसके होंठों पर ही दम तोड़ रहे थे, क्योंकि वह यह दृश्य स्वीकार नहीं कर पा रही थी। राहुल के चेहरे की वे लकीरें और उसकी झुकी हुई कमर अनन्या को यह बता रही थी कि इन 10 सालों में उसने कितना संघर्ष किया है और कैसे वक्त ने उसे बेरहमी से कुचल दिया है। वह वेटर की उस गंदी वर्दी के पीछे अभी भी उसी राहुल को देख पा रही थी, जो उसे गंगा के घाट पर बैठकर सुनहरे सपने दिखाता था। अनन्या को अपनी गाड़ी और अपने पद की प्रतिष्ठा एक बोझ की तरह महसूस होने लगी, जो उसे उस इंसान से दूर रख रही थी जो उसका सब कुछ था। मैनेजर की डांट सुनकर राहुल का वहां से चुपचाप चले जाना अनन्या के लिए असहनीय था, और उसे लगा कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस मैनेजर को अभी सजा दे दे। लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सार्वजनिक रूप से कोई तमाशा खड़ा हो और राहुल की स्थिति और भी ज्यादा अपमानजनक हो जाए। उसने अपने गार्ड को चुपके से इशारा किया कि वह उस वेटर पर नजर रखे और यह पता लगाए कि वह समारोह के बाद कहाँ जाता है, ताकि वह उससे मिल सके। पंडाल के अंदर जब फेरों की रस्में शुरू हुईं और पंडित मंत्र पढ़ने लगे, तो अनन्या को अपनी शादी का वह मंडप याद आ गया जहां राहुल ने उसका हाथ थामा था। उन मंत्रों की पवित्रता आज उसे एक व्यंग्य की तरह लग रही थी, क्योंकि जिस समाज ने इस विवाह को पवित्र कहा था, उसी ने इसे बड़ी बेरहमी से तोड़ भी दिया। वह वहां और अधिक देर तक नहीं रुक सकी और उसने बहाना बनाकर वहां से निकलने का फैसला किया, ताकि वह उस अंधेरी दुनिया में राहुल को ढूंढ सके। शादी के उस विशाल मंडप से बाहर निकलते ही अनन्या ने महसूस किया कि बाहर की हवा बहुत ठंडी और चुभने वाली है, जैसे वह उसे उसके गुनाहों की याद दिला रही हो। वह पार्किंग की तरफ नहीं गई, बल्कि उस तरफ मुड़ गई जहां कर्मचारी और मजदूर खाना खा रहे थे और अपने काम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं और उसे डर था कि कहीं राहुल फिर से उसकी नजरों से ओझल न हो जाए और वह उसे हमेशा के लिए फिर से न खो दे। अंधेरे कोने में उसने देखा कि राहुल एक लकड़ी के बेंच पर बैठा हुआ है और अपनी घायल उंगली को साफ करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके पास खाने की एक साधारण सी थाली रखी है। उस महान विद्वान को इस तरह असहाय अवस्था में देखकर अनन्या का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे गया और उसकी आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। वह बिना किसी प्रोटोकॉल की परवाह किए उसके करीब गई और धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा, जिसे सुनकर राहुल का शरीर एक पल के लिए पत्थर का हो गया। राहुल ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी धुंधली आंखों से उस शक्तिशाली अधिकारी को देखा, जो उसके सामने एक सामान्य महिला की तरह रो रही थी
और जिसका सारा अहंकार खत्म हो चुका था। उनके बीच का वह मौन शोर से भी ज्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि उसमें 10 सालों का विरह और टूटे हुए सपनों की एक बहुत लंबी और दर्दनाक दास्तान छिपी हुई थी। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुका लीं, क्योंकि वह अब अनन्या की बराबरी करने की हिम्मत पूरी तरह से खो चुका था। अनन्या ने राहुल का वह हाथ पकड़ लिया जिसमें चोट लगी थी और उसे अपने माथे से लगा लिया, जैसे वह उसके हर जख्म को चूम कर उसे ठीक कर देना चाहती हो और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हो। उसने कांपती आवाज में सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी और तुम्हारे बलिदान का बहुत अपमानजनक सिला दिया। उस क्षण उस अंधेरे कोने में दुनिया के सारे नियम और पद प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिट गए थे और सिर्फ दो आत्माएं थीं। मंडप के पीछे का हिस्सा अचानक शुरू हुई मूसलाधार बारिश से भीगने लगा था और वहां की मिट्टी से उठने वाली सौंधी महक अनन्या के पुराने जख्मों को कुरेद रही थी। वह भारी कदमों से राहुल के पास पहुंची, जो बारिश से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था और बस शून्य में ताक रहा था। अनन्या ने जब अपना हाथ उसके कंधे पर रखा तो राहुल सिहर उठा और उसने अपनी गीली आंखों से उसे देखा, जिसमें अब भी वही पुराना समर्पण था। उस पल पूरी दुनिया का शोर थम गया था और केवल बारिश की आवाज गूंज रही थी। राहुल ने लंघाती आवाज में कहा कि मैडम, आपको यहां इस गंदगी और अंधेरे में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठ सकते हैं। उसने अपने फटे हुए आंचल से अपनी उंगली का खून पोंछने की कोशिश की और खुद को अनन्या से दूर करने लगा, जैसे वह उसे अपनी बदहाली से बचाना चाहता हो। लेकिन अनन्या ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा कि आज मुझे अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं है राहुल, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के साये में जी ली है। अनन्या की आंखों से गिरते आंसू बारिश की बूंदों में मिल रहे थे और उसने अपने कांपते हाथों से राहुल के चेहरे को छुआ, जो अब बहुत कमजोर हो गया था। उसने राहुल को उन पत्रों के बारे में बताया जो उसे अपने पिता के दराज में मिले थे और जिन्हें पढ़कर उसे सच्चाई का पता चला। राहुल यह सुनकर सन्न रह गया कि उसके द्वारा लिखे गए दर्द भरे संदेश कभी अनन्या तक पहुंचे ही नहीं थे और उसे बीच रास्ते में ही रोक दिया गया था। उसे लगा कि नियति ने उनके साथ बहुत क्रूर खेल खेला है, जिसने सब तबाह कर दिया। राहुल की खामोशी अनन्या के दिल को चीर रही थी, क्योंकि वह जानता था कि गजेंद्र शर्मा जैसे ताकतवर इंसान के खिलाफ जाना मौत को दावत देने जैसा था। उसने स्वीकार किया कि उसे डराया गया था और यह धमकी दी गई थी कि अगर उसने अनन्या का साथ नहीं छोड़ा तो अनन्या का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। राहुल ने अनन्या की सफलता की खातिर खुद को अपराधी और बेवफा साबित करना बेहतर समझा, ताकि वह ऊंचाइयों को छू सके। यह सुनकर अनन्या का सिर चकराने लगा और वह जमीन पर बैठने को मजबूर हो गई। उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी लाल बत्ती वाली गाजी और वह आलीशान बंगला असल में राहुल की खुशियों की कब्र पर बने हुए स्मारक मात्र थे। वह जिसे अपनी मेहनत की सफलता मानती थी, वह असल में राहुल के खून और आंसुओं से खरीदी गई एक महंगी वस्तु थी, जिसे समाज ने गौरव का नाम दिया था। अन्या को अपनी खुद की उपलब्धियों से घृणा होने लगी और उसने महसूस किया कि वह एक ऐसी रानी है जिसका सिंहासन कांच के टुक्कों पर रखा है। राहुल ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, पर खुद कांपने लगा। बारिश और तेज हो गई थी और दूर मंडप से आती शहनाई की आवाज अब एक मातम की तरह लग रही थी, जो उनकी मरी हुई खुशियों का शोक मना रही थी। राहुल ने बताया कि कैसे उसने अपनी मां के इलाज के लिए अपनी किडनी तक बेचने की कोशिश की थी, पर वह भी नाकाम रहा और अंत में वह इस सत्ते हुए समाज का एक मामूली नौकर बनकर रह गया। अनन्या ने जब उसकी उंगली के घाव को देखा तो उसे लगा कि वह घाव राहुल के हाथ पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा पर लगा हुआ एक कभी न भरने वाला बहा जख्म है। अनन्या ने राहुल से पूछा कि उसने इतना बहा बलिदान क्यों दिया और क्यों उसने एक बार भी लड़ने की कोशिश नहीं की, जबकि वह सबसे बुद्धिमान था।
राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्यार में जीत और हार का कोई मोल नहीं होता। अनन्या और तुम्हारी आंखों में चमक देखना ही मेरी सबसे बड़ी सफलता थी। उसके इन निस्वार्थ शब्दों ने अनन्या के भीतर की अधिकारी को मारकर एक तत्पति हुई पत्नी को जगा दिया, जो अपने पति के पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहती थी। समाज के बनाए गए ऊंच नीच के सारे पैमाने उस पल पूरी तरह ध्वस्त हो गए। राहुल की वर्तमान स्थिति अनन्या के लिए एक ऐसा आईना थी जिसमें उसे अपना असली और क्रूर चेहरा दिखाई दे रहा था, जो सफलता के अहंकार में डूबा हुआ था। उसने राहुल के उन फटे हुए जूतों को देखा जो कभी उसके साथ लाइब्रेरी की सीढ़ियां चचा करते थे और आज कीचड़ में स्नेह हुए उसकी बेबसी बयां कर रहे थे। अनन्या ने तय किया कि वह अब और एक पल भी इस दिखावे की दुनिया का हिस्सा नहीं रहेगी और वह उस हर इंसान को सजा देगी जिसने राहुल का जीवन नर्क बनाया। उसने राहुल का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कसम खाई कि वह उसे फिर से वही सम्मान दिलाकर रहेगी जो उसका असली हक था और जिससे उसे वंचित किया गया। राहुल ने मना किया और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह एक वेटर है और अनन्या एक शक्तिशाली मजिस्ट्रेट। लेकिन अनन्या की आंखों में अब एक ऐसी आग जल रही थी जो समाज की हर जंजीर को पिघलाने की ताकत रखती थी, और वह अब रुकने वाली नहीं थी। मंडप के पास खजा गार्ड अनन्या को खोजने आया था, पर उसे देखकर अनन्या ने उसे वापस भेज दिया और सख्त लहजे में कहा कि आज के बाद कोई मेरे और मेरे अतीत के बीच नहीं आएगा। राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपनी नौकरी और इज्जत दांव पर न लगाए, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है और वह उसे चैन से जीने नहीं देगी। अनन्या ने उसकी बात काटकर कहा कि जिस इज्जत के लिए अपनों का खून बहाना पड़े, ऐसी इज्जत मुझे और इस देश के कानून को कतई मंजूर नहीं है। उन दोनों के बीच की वह बातचीत उस अंधेरी रात में एक क्रांति का बीज बो रही थी, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाली थी। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी पूरी शिक्षा और पद तब तक बेकार है जब तक वह अपने साथ हुए इस अन्याय का हिसाब नहीं चुकता कर लेती। राहुल की आंखों में पहली बार फिर से वही उम्मीद की किरण जागी जो 10 साल पहले बुझ गई थी, और उसे लगा कि शायद उसकी तपस्या अब रंग लाने वाली है। अनन्या ने अपने फोन से कुछ जरूरी कॉल किए और अपने पद की गरिमा को एक तरफ रखकर राहुल के साथ वहां से निकलने का फैसला किया, चाहे अंजाम कुछ भी हो। उसे पता था कि उसके पिता और यह समाज उसके इस कदम का विरोध करेंगे और उसे बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, पर वह तैयार थी। राहुल उसे देख रहा था और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही अनन्या है जो कभी अपने पिता की हर बात सर झुकाकर मान लेती थी। रात की उस खामोशी में राहुल और अनन्या का पुनर्मिलन एक ऐसी कहानी लिख रहा था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनने वाली थी कि प्यार और सच्चाई कभी नहीं मरते। उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया और उस बारिश में भीगते हुए वे उस मंडप की झूठी रोशनी से दूर अपनी असली दुनिया की तरफ बढ़ने लगे। अनन्या का दिल अब हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने अपने जीवन का सबसे कठिन और सही फैसला ले लिया था, जो उसकी आत्मा को शांति देने वाला था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, अनन्या को उन सभी लोगों के चेहरे याद आ रहे थे जिन्होंने राहुल का अपमान किया था और उसे एक तुच्छ इंसान समझा था। वह जानती थी कि कल सुबह जब सूरज उगेगा तो उसके जीवन में एक नया संघर्ष शुरू होगा, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी और उसके साथ वह इंसान था जिसने उसके लिए खुद को मिटा दिया था। राहुल के कदमों में अब एक नई जान आ गई थी और उसने अपना सिर गर्व से ऊपर उठा लिया था, क्योंकि उसका प्यार जीत गया था। दूर से आती बिजली की काकाहट ने जैसे इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी थी, और प्रकृति भी उनके इस मिलन का स्वागत कर रही थी, जो समाज के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। अन्या ने अपनी साही का भीगा हुआ पल्लू संभाला और राहुल के कंधे का सहारा लिया, जो अब उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह महसूस हो रही थी। उनकी परछाइयां उस अंधेरे में एक होकर चल रही थी
जैसे वे अब कभी अलग नहीं होंगी और हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगी। अनन्या ने मन ही मन अपने पिता को विदा कह दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि अब उनका रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो सकता और वह उनके पापों की भागीदार नहीं बनेगी। उसे एहसास हुआ कि असली सत्ता वह नहीं है जो कुर्सी से मिलती है, बल्कि वह है जो किसी के दिल में सम्मान और निस्वार्थ प्रेम से प्राप्त की जाती है। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और उसे लगा कि उसने अपनी खोई हुई दुनिया को फिर से पा लिया है और अब उसे किसी से कोई डर नहीं है। वे अब उस विवाह स्थल की सीमा से बाहर आ चुके थे, जहां गाजियों की कतारें और अमीर मेहमानों का जमावा था, जो केवल सतही खुशियों में डूबे हुए थे। अनन्या ने अपनी सरकारी गाजी को छोड़कर एक साधारण टैक्सी बुलाई और राहुल के साथ उसमें बैठ गई, जो उसके नए जीवन की शुरुआत का पहला बड़ा और साहसी कदम था। ड्राइवर ने हैरान होकर मजिस्ट्रेट मैडम को एक वेटर के साथ जाते हुए देखा, पर अनन्या ने उसकी परवाह नहीं की और राहुल का हाथ थामे रखा। टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए अनन्या को महसूस हुआ कि यह बारिश उसके पिछले 10 सालों के पापों और पछतावे को धो रही है और उसे एक नई पहचान दे रही है। राहुल चुपचाप बैठा हुआ था, पर उसके चेहरे की शांति अनन्या को यह बता रही थी कि उसने जो किया वह बिल्कुल सही था और यही कर्म का असली न्याय है। उन्होंने एक दूसरे से कोई वादा नहीं किया, क्योंकि उनकी आंखों ने वह सब कह दिया था जो शब्दों में बयान करना पूरी तरह से नामुमकिन और बहुत मुश्किल था। अब अनन्या शर्मा केवल एक एसडीएम नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी गरिमा और प्यार को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लाने का फैसला कर लिया था। उसे पता था कि कल के अखबारों में उसकी चर्चा होगी और लोग उसके चरित्र पर कीचक उछालेंगे, पर वह इन सब तुच्छ बातों से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। राहुल के साथ बिताया गया हर पल अब उसके लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं था, जहां उसे अपनी आत्मा का असली ठिकाना मिल गया था। रात की गहराई के साथ उनकी मंजिल करीब आती जा रही थी और अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ताकि वह राहुल की उपस्थिति को अपने भीतर गहराई से महसूस कर सके। यह सिर्फ एक मिलन नहीं था, बल्कि दो टूटी हुई रूहों का एक होना था, जो समाज के क्रूर नियमों की बलि चचने से बच गई थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो उस अंत की शुरुआत थी जहां न्याय और प्रेम को एक साथ विजय प्राप्त करनी थी और इतिहास रचना था। अगली सुबह जब बनारस की गलियों में सूरज की पहली किरणें पाजीं, गजेंद्र शर्मा के आलीशान बंगले के बाहर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। शहर के सबसे शक्तिशाली राजनेता का घर आज किसी युद्ध क्षेत्र की तरह लग रहा था, जहां कल की रात की घटना ने सबको छौंका दिया था। जब अनन्या की सरकारी गाजी के बजाय एक साधारण टैक्सी गेट पर रुकी, तो पहरेदारों की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी सख्त और सम्मानित एसडीएम साहिबा एक फटेहाल वेटर के साथ इस तरह यहां क्यों आई हैं। अनन्या ने राहुल का हाथ मजबूती से थाम रखा था और उसके चेहरे पर एक ऐसा संकल्प था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसे ही वे दोनों मुख्य हॉल में दाखिल हुए, गजेंद्र शर्मा अपनी चाय का प्याला हाथ में लिए अखबार पान रहे थे। राहुल को अपनी बेटी के साथ इस हालत में देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने चाय का प्याला मेज पर जोर से पटक दिया। कमरे में मौजूद नौकर चाकर डर के मारे वहां से खिसक गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। गजेंद्र शर्मा ने दहाते हुए कहा कि अनन्या, यह क्या तमाशा है और तुम इस मामूली नौकर को मेरे घर के भीतर लाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। उन्होंने राहुल की ओर हिकारत भरी नजरों से देखा और उसे तुरंत बाहर निकल जाने का आदेश दिया, वरना अंजाम भुगतने की धमकी दी। लेकिन अनन्या विचलित नहीं हुई और उसने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बाह्य शांत स्वर में कहा कि यह कोई तमाशा नहीं है, बल्कि आपके द्वारा किए गए पापों का हिसाब है। अनन्या की इस निर्भीकता ने सबको हैरान कर दिया। अनन्या ने अपने बैग से वे पुराने पत्र निकाले जो उसे कल मिले थे और उन्हें मेज पर बिखेरते हुए अपने पिता से उनकी सच्चाई पूछी। उसने कांपती आवाज में कहा कि आपने अपनी झूठी शान के लिए
एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझसे मेरा सबसे सहारा छीन लिया। उन पत्रों को देखकर गजेंद्र शर्मा के हाथ कांपने लगे, पर उनका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था और वे अपने किए को सही ठहराने लगे। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी बेटी के लिए राहुल जैसा पति एक कलंक से कम नहीं था। राहुल, जो अब तक चुप खजा था, उसने धीरे से अपना सिर उठाया और बहाए गरिमापूर्ण तरीके से कहा कि गरीबी कभी कलंक नहीं होती साहब, पर बेईमानी और धोखेबाजी जरूर होती है। उसने कहा कि मैंने अपनी खुशी कुर्बान की ताकि अनन्या का सपना पूरा हो सके, पर आपने उस सपने को ही जहर बना दिया। राहुल की इन बातों ने गजेंद्र शर्मा के अहंकार पर सीधी चोट की और वे उसे मारने के लिए आगे बढ़े। लेकिन अनन्या उनके सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो गई और उसने अपने पिता का हाथ हवा में ही रोक दिया। अनन्या ने साफ शब्दों में कह दिया कि आज से वह इस घर और इस परिवार के साथ अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर रही है। उसने कहा कि उसे ऐसी सत्ता और संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है जो किसी की बदहाली और आंसुओं की नींव पर खई की गई हो। वह अपने पिता की आंखों में छिपे उस छोटे इंसान को देख पा रही थी जो केवल अपनी कुर्सी और वोट बैंक की चिंता करता था। अनन्या का यह फैसला सुनकर पूरे घर में सन्नाटा पसर गया और उसकी मां कोने में खड़ी होकर रोने लगी। गजेंद्र शर्मा ने धमकी दी कि अगर वह इस घर से गई तो वह उसकी नौकरी छीन लेंगे और उसे समाज में कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ताकत है। अनन्या ने मुस्कुराकर अपना इस्तीफा मेज पर रख दिया और कहा कि जिस कानून की रक्षा के लिए वह अपनों को न्याय नहीं दे सकती, उसे वह छोड़ना बेहतर समझती है। उसने कहा कि उसकी असली ताकत उसकी ईमानदारी और राहुल का प्यार है, जिसे छीनने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। यह सुनकर उसके पिता पूरी तरह से टूट गए। समाज के वे लोग जो कल तक अनन्या की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब खिड़कियों से झांककर इस ड्रामे का लुत्फ उठा रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। लेकिन अनन्या को अब किसी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को इस झूठे बंधन से आजाद कर लिया था। राहुल ने अनन्या को रुकने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अनन्या का करियर खराब हो। पर अनन्या ने कहा कि राहुल, तुम्हारे बिना यह करियर सिर्फ एक बेजान पत्थर की मूर्ति जैसा है। अनन्या की मां ने आगे बढ़कर अपनी बेटी का साथ दिया और कहा कि वह अपनी बेटी के इस साहसी फैसले पर गर्व महसूस करती हैं, क्योंकि उन्होंने भी सालों से घुटन ही झेली है। उन्होंने गजेंद्र शर्मा से कहा कि आपने केवल एक दामाद को ही नहीं खोया, बल्कि आपने अपनी बेटी का विश्वास भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। घर के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे अनन्या की सच्चाई के पक्ष में आने लगे, जिससे गजेंद्र शर्मा का राजनीतिक किला ढहने लगा। यह उस पुराने साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। राहुल ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने की कोशिश की, ताकि यह क्लेश यहीं खत्म हो जाए और वे अपनी नई दुनिया बना सके। अनन्या ने आखिरी बार अपने पिता की ओर देखा और कहा कि कर्म का चक्र घूमता है और आज आपने वही काटा है जो आपने 10 साल पहले बोया था। उसने कहा कि वह अब एक सामान्य इंसान की तरह जिएगी और राहुल के संघर्षों में उसकी बराबर की भागीदार बनेगी। वे दोनों बिना पीछे मुने उस आलीशान बंगले के दरवाजे से बाहर निकल आए। बाहर सड़क पर बारिश अब रुक चुकी थी और एक नई सुबह की धूप चारों तरफ फैल रही थी, जो उनके आने वाले उज्जवल भविष्य का संकेत दे रही थी। अनन्या ने महसूस किया कि उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है और वह अब आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ सकती है। राहुल के चेहरे पर भी अब वह पुराना आत्मविश्वास लौटने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि वह अब अकेला नहीं है। उनकी इस हिम्मत ने समाज के उन खोखले नियमों को कारी चुनौती दे दी थी। जैसे ही वे सड़क पर आगे बढ़े, कुछ स्थानीय पत्रकार वहां पहुंच गए और उनसे उनके इस्तीफे के बारे में सवाल करने लगे, क्योंकि यह खबर आग की तरह फैल गई थी। अनन्या ने भागने के बजाय उनके सामने खड़े होकर एक संक्षिप्त बयान दिया कि न्याय की शुरुआत घर से होनी चाहिए और वह वही कर रही है।
उसने राहुल को अपना जीवन साथी बताते हुए गर्व से सबका सामना किया, जिससे कई लोगों के मुंह बंद हो गए। यह एक महिला अधिकारी के स्वाभिमान और एक पुरुष के बलिदान की जीत का अनूठा उदाहरण था। राहुल और अनन्या अब उस शहर को छोड़कर किसी ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां उन्हें कोई न जानता हो और वे अपनी पहचान फिर से बना सके। अनन्या ने अपने गहने और कीमती सामान वहीं छोड़ दिए थे, क्योंकि वे उसे उसके अतीत के गुनाहों की याद दिलाते थे और वह बोझिल महसूस करती थी। वह केवल राहुल का हाथ और उसके प्रति अपना अटूट विश्वास साथ लेकर निकली थी, जो किसी भी हीरे जवाहरात से कहीं ज्यादा कीमती और अनमोल था। उनकी सादगी ही अब उनकी असली पहचान और ताकत बन चुकी थी। ट्रेन में बैठते समय अनन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नया और कठिन रास्ता उनके सामने खड़ा है। उसे पता था कि राहुल को फिर से मुख्यधारा में लाना और उसकी प्रतिभा को जगाना एक बड़ी चुनौती होगी, पर वह इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया और आश्वासन दिया कि अब वे कभी अलग नहीं होंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। उनकी आंखों में अब भविष्य के सुनहरे और सच्चे सपने तैर रहे थे। अनन्या ने अपनी पुरानी डायरी में लिखा कि आज उसने एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में जीत हासिल की है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसने महसूस किया कि पद और प्रतिष्ठा तो समय के साथ चले जाते हैं, पर चरित्र और सच्चा प्यार हमेशा अमर रहते हैं और इंसान को रास्ता दिखाते हैं। राहुल ने उसे पत्ते हुए देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे अपनी वही पुरानी अनन्या वापस मिल गई थी, जिसे उसने प्रयागराज की गलियों में खो दिया था। यह संघर्ष केवल एक परिवार का नहीं था, बल्कि पूरे समाज की उस विचारधारा के खिलाफ था जो इंसान को उसके काम और पैसों से तौलती है। अनन्या ने तय किया कि वह भविष्य में एक वकील के रूप में काम करेगी और उन लोगों को न्याय दिलाएगी जिन्हें शक्तिशाली लोगों ने राहुल की तरह कुचल दिया है। राहुल ने भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का वादा किया, क्योंकि शिक्षा ही वह एकमात्र हथियार था जिससे वे अपनी खोई हुई गरिमा वापस पा सकते थे। गजेंद्र शर्मा अकेले अपने उस विशाल घर में रह गए, जहां अब केवल दीवारों की गूंज थी और उनके पास अपनी गलती सुधारने का कोई मौका नहीं बचा था। उनकी राजनीति और ताकत उन्हें अपनी बेटी के करीब नहीं ला सकी, क्योंकि उन्होंने रिश्तों की जगह हमेशा केवल सत्ता को ही महत्व दिया था। यह कर्म का वह कठोर दंड था जिसे उन्हें अपनी पूरी उम्र अकेलेपन में रहकर भुगतना था। समाज ने भी धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली, क्योंकि सच सबके सामने पूरी तरह उजागर हो चुका था। कहानी के इस मोड़ पर पहुंचकर अनन्या को एहसास हुआ कि दुख की रात भले ही लंबी हो, पर सुख का सवेरा जरूर आता है अगर इंसान सच के साथ खसा रहे। राहुल और अनन्या के इस बलिदान ने एक नई मिसाल कायम की कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सम्मान को बचाने का नाम है। वे दोनों एक नए शहर की ओर बन रहे थे, जहां उनके लिए कोई लाल बत्ती वाली गाजी नहीं थी, पर एक दूसरे का मजबूत साथ जरूर था। अनन्या ने राहुल की आंखों में झांका और उसे वहां वही मेधावी और स्वाभिमानी युवक दिखाई दिया जिसे वह सालों पहले प्यार करती थी और जो अब लौट आया था। उनकी यात्रा का यह अध्याय भले ही कठिन था, पर इसने उनकी रूह को पवित्र कर दिया था और उन्हें जीवन का असली अर्थ और गहराई समझा दी थी। अब वे किसी अधिकारी या वेटर के रूप में नहीं, बल्कि दो ऐसी आत्माओं के रूप में थे जो एक दूसरे को पूरा करती थीं। अंततः उन्होंने उस शहर की सीमा पार कर ली जहां उनकी खुशियों का गला घोंटा गया था, और वे एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे थे जहां केवल सच का राज था। अनन्या ने चैन की एक लंबी सांस ली और अपना सिर राहुल के कंधे पर टिका दिया, जो अब उसका स्थायी घर और सुरक्षित पनाहगाह बन चुका था। भविष्य अनिश्चित था, पर उनकी एकता और साहस ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की बहुत बड़ी शक्ति और प्रेरणा दे दी थी। हिमालय की शांत तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव अब अनन्या और राहुल का नया ठिकाना बन गया था, जहां शहर का शोर और राजनीति का प्रदूषण नहीं पहुंचता था। अनन्या ने अपनी भव्य पद प्रतिष्ठा और चमक
धमक वाली जिंदगी को पीछे छोड़कर एक सादगीपूर्ण जीवन अपनाने का फैसला किया था, जो उसकी आत्मा को सुकून दे रहा था। यहाँ की ताजी हवा और देवदार के पेयों की सरसराहट उन्हें बीते हुए कल के कावे अनुभवों से दूर ले जा रही थी और उनके घावों पर मरहम लगा रही थी। वे दोनों अब एक छोटी सी कुटिया में सुख से रहते थे। राहुल के चेहरे पर अब वह वेटर वाली लाचारी और झुका हुआ आत्मसम्मान धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह एक नई उम्मीद की चमक ले रही थी। उसने गांव के छोटे बच्चों को पचाना शुरू कर दिया था, जिससे उसे वही पुरानी खुशी मिल रही थी जो उसे प्रयागराज की उन गलियों में मिलती थी जहां उसने अनन्या को पचाया था। अनन्या उसे बच्चों के बीच घिरा हुआ देखकर मुस्कुरा देती थी और उसे महसूस होता था कि उसने राहुल को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाने में सफलता हासिल कर ली है। उनकी सादगी ही अब उनकी असली ताकत थी। अनन्या अब जिला मजिस्ट्रेट नहीं थी, लेकिन वह एक स्वतंत्र कानूनी सलाहकार के रूप में यहाँ के गरीब ग्रामीणों की मदद कर रही थी जो कानून की पेचीदगियों से अनजान थे। उसे किसी लाल बत्ती वाली गाजी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लोगों की दुआएं और उनका प्यार ही अब उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति बन गए थे। वह गांव की पंचायतों में बैठती और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती, जिससे उसे वह संतुष्टि मिलती थी जो उसे एसी दफ्तरों में कभी नहीं मिली। उसका जीवन अब सही मायनों में सार्थक और बहुत उपयोगी बन गया था। समाज के जिन लोगों ने कभी राहुल का मजाक उड़ाया था और अनन्या के चरित्र पर सवाल किए थे, वे अब उनकी निस्वार्थ सेवा को देखकर पूरी तरह चुप हो गए थे। वक्त ने साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार केवल महलों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और त्याग की भावना में बसता है, जो कभी नहीं मरता। अनन्या और राहुल ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की और न ही अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने सब कुछ ईश्वर और कर्म के न्याय पर छोड़ दिया था। राहुल अक्सर शाम के समय गंगा के किनारे बैठकर डूबते हुए सूरज को देखता और अपनी जिंदगी के उन कठिन सालों को याद करता जो उसने गुमनामी में बिताए थे। उसे अब समझ आ रहा था कि उसकी वह तपस्या बेकार नहीं गई थी, क्योंकि अनन्या ने उसके बलिदान को पहचाना और उसे वापस समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाया। उसके हाथों के वे छाले अब भर चुके थे, लेकिन वे यादें अभी भी उसके मन में एक सबक की तरह सुरक्षित थीं कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अनन्या उसके साथ बैठकर उसका हाथ थाम लेती थी। एक दिन अनन्या को खबर मिली कि उसके पिता गजेंद्र शर्मा गंभीर रूप से बीमार है और वे अपने अंतिम समय में अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं ताकि माफी मांग सके। अनन्या का मन शुरू में विचलित हुआ, लेकिन राहुल ने उसे समझाया कि घृणा को पालने से बेहतर है कि उसे क्षमा के जल से धो दिया जाए ताकि आत्मा को शांति मिले। अनन्या अपने पिता से मिलने वाराणसी गई और उनके आंसुओं को देखकर उसने महसूस किया कि अहंकार का अंत हमेशा बहुत ही दर्दनाक और अकेला होता है। उसने उन्हें अंततः माफ कर दिया। वापस लौटते समय अनन्या ने गंगा घाट पर खड़े होकर पवित्र जल को अपनी हथेलियों में लिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया। उसने महसूस किया कि कर्म का चक्र वास्तव में बहुत ही रहस्यमय होता है, जो इंसान को वहां ले आता है जहां उसे होना चाहिए, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। राहुल के बलिदान और उसकी अपनी हिम्मत ने उनके बीच के उस अवरोध को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था जिसे समाज ने खसा किया था। गंगा की लहरें अतीत को बहा ले गईं। गांव के लोगों ने मिलकर एक छोटा सा विद्यालय बनवाया, जिसका नाम उन्होंने त्याग विद्या मंदिर रखा और राहुल को उसका प्रधान शिक्षक नियुक्त किया, जो उनके लिए गर्व की बात थी। राहुल की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का अब सही उपयोग हो रहा था और वहों के सामने आने वाली पीढ़ी को ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहा था। अनन्या उस विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों को संभालती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि किसी भी मेधावी छात्र को गरीबी की वजह से अपनी पचाई न छोड़नी पड़े। यह उनकी जीत थी। उनके जीवन में अब वह तनाव और भागदौड़ नहीं थी जो सत्ता के गलियारों में हमेशा बनी रहती थी और वे रात को चैन की नींद सो पाते थे।
अनन्या अक्सर पुरानी तस्वीरों को देखती और मुस्कुराती कि कैसे एक वेटर के रूप में मिला उसका पूर्व पति आज उसका सबसे भी मार्गदर्शक और जीवन का आधार बन गया है। उनकी कहानी अब आसपास के इलाकों में एक किंवदंती बन चुकी थी, जिसे लोग अपनी बेटियों को सुनाते थे ताकि वे भी साहस और प्रेम का सही अर्थ समझ सकें। प्रेम ही उनका सत्य था। राहुल ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए फिर से किताबें उठाईं और इस बार उसके साथ अनन्या का अटूट साथ था, जो उसे हर कदम पर प्रोत्साहित कर रही थी। उसने महसूस किया कि उम्र का कोई भी पड़ाव शिक्षा हासिल करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं करता अगर मन में पक्का इरादा हो। उसने लोक अंदेश्य पद पाना सेवा की दिशा में फिर से अपने कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य पद पाना नहीं बल्कि समाज की वास्तविक सेवा करना था। अनन्या की आंखों में गहरा सम्मान था। हिमालय की बर्फीली चोटियों के पीछे से उगता हुआ सूरज हर रोज उन्हें यह याद दिलाता था कि अंधेरी रात के बाद रोशनी का आना तय है और उम्मीद कभी नहीं मरती। अनन्या ने अपनी साही का पल्लू संभालते हुए जब बगीचे में काम करती थी तो उसे वह सुकून मिलता था जो उसे सरकारी सुरक्षा घेरे में कभी नहीं मिल सका था। राहुल उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करता और वे दोनों मिलकर अपने छोटे से संसार को खुशियों से सजा रहे थे। उनके पास अब दुनिया की सबसे अनमोल दौलत थी। बरसात की उन रातों में वे अब डरते नहीं थे, बल्कि साथ बैठकर बारिश की बूंदों का आनंद लेते थे और उन पुरानी यादों को साझा करते थे जो कभी दर्द देती थीं। वे जान गए थे कि दुख केवल इंसान को परखने के लिए आता है और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसे ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलता है। राहुल और अनन्या का पुनर्मिलन केवल दो इंसानों का मिलन नहीं था, बल्कि धर्म और सत्य की अधर्म और असत्य पर बहुत बड़ी जीत थी। उनकी रूहें अब पूरी तरह तृप्त थीं। अनन्या ने महसूस किया कि एक एसडीएम के रूप में उसने जितने लोगों की मदद की थी, उससे कहीं ज्यादा उसने एक साधारण इंसान बनकर लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उसे एहसास हुआ कि शक्ति केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि किसी के गिरते हुए आंसू पोंछने और उसे सहारा देने में छिपी होती है, जो सबसे महान कार्य है। राहुल ने उसे सिखाया था कि त्याग ही प्रेम की पराकाष्ठा है, और आज वह खुद उस त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर अनन्या के सामने खसा था। उनकी जिंदगी अब हसीन थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल की ख्याति एक महान शिक्षक और समाज सुधारक के रूप में पूरे राज्य में फैल गई और उसे कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अनन्या उसके साथ मंच पर खड़ी होती तो उसे अपनी पुरानी लाल बत्ती वाली गाजी से कहीं ज्यादा गर्व इस साधारण मंच पर खड़ी होने में महसूस होता था। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक पति पत्नी का रिश्ता केवल कानूनी कागजों पर नहीं, बल्कि आत्माओं के गहरे जुहाव और एक दूसरे के प्रति सम्मान पर टिका होता है। उनकी जोई अमर थी। गंगा के तट पर जब वे दीपावली के दिन दिए जलाते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि वे दिए केवल रोशनी नहीं दे रहे, बल्कि उनके जीवन के अंधकार को मिटा रहे हैं। अनन्या ने अपनी बिंदी और सिंदूर को राहुल के नाम से फिर से सजाया था, जो उसकी सुहाग की निशानी नहीं बल्कि उसकी जीत का प्रतीक था। राहुल ने उसे वह सब कुछ दिया जो दुनिया का कोई भी अमीर इंसान अपनी पत्नी को नहीं दे सकता था, और वह था निस्वार्थ समर्पण। उनके जीवन की संध्या बहुत सुखद थी। समाज के ऊंच नीच और अमीर गरीब के भेदों को पार करते हुए उन्होंने एक ऐसी नई राह बनाई थी जिस पर चलना सबके बस की बात नहीं थी, पर बहुत जरूरी थी। अनन्या अक्सर सोचती थी कि अगर उस दिन वह उस शादी के मंडप में राहुल से न मिली होती तो शायद वह आज भी एक मृत आत्मा की तरह जी रही होती। वह उस क्षण को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार मानती थी, जिसने उसे खुद से मिलवाया और उसे उसकी खोई हुई मोहब्बत वापस दिला दी। उनमें बिछड़ नहीं थी। राहुल के पिता के कर्ज को अनन्या ने अपनी जमा पूंजी से चुका दिया था और उस पैतृक जमीन को फिर से हरा भरा कर दिया था जो कभी बंजर हो गई थी।
उन्होंने वहां एक छोटा सा औषधालय भी खुलवाया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था, और राहुल की मां के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया। वे अपने अतीत की हर कवाहट को भलाई के कार्यों में बदलकर उसे मिठास दे रहे थे, जिससे उनकी आत्मा को हर रोज एक नई ऊर्जा मिलती थी। कर्म का यही वह फल था। अंतिम अध्याय में जब वे दोनों बूढ़े हो गए और उनके बाल चांदी की तरह सफेद हो गए, तब भी वे एक दूसरे का हाथ थामकर गंगा किनारे टहलते थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो जवानी के दिनों में प्रयागराज के घाटों पर हुआ करती थी, और उनका प्यार वक्त की मार से और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे नेक हों और नीयत साफ हो तो इंसान अपनी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार सकता है। उनकी कहानी का अंत सुखद रहा। अनन्या ने अपनी आखिरी वसीयत में लिखा कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी राख को गंगा में बहा दिया जाए, ताकि वे हमेशा के लिए उस मिट्टी का हिस्सा बन सकें जहां उनका प्यार पनपा था। राहुल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा कि हमारा प्यार तो इस ब्रह्मांड की हवाओं में घुल चुका है, जो कभी खत्म नहीं होगा और हमेशा गूंजता रहेगा। उनकी रूहें एक दूसरे में इस तरह समा गई थीं कि अब उन्हें मौत का भी कोई डर नहीं था। यह शांति अद्भुत और दिव्य थी। अंततः उस पवित्र अग्नि के सामने लिए गए 7 फेरों का असली अर्थ आज जाकर सार्थक हुआ था, क्योंकि उन्होंने हर सुख और दुख में एक दूसरे का साथ निभाया था। समाज की बेहियां टूट चुकी थीं और रसूख के महल ढह चुके थे, पर उनका प्रेम एक हिमालय की तरह अडिग खहा था, जो युगों युगों तक मिसाल रहेगा। अनन्या और राहुल की यह गाथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि न्याय, त्याग और सत्य की वह विजय है जिसे इतिहास याद रखेगा। पवित्र गंगा की कल कल बहती धारा आज भी उनकी अमर कहानी को दोहराती है, और बनारस की गलियों में उनके त्याग की खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है। अनन्या और राहुल अब भले ही भौतिक रूप से हमारे बीच न हो, पर उनकी प्रेरणा हर उस इंसान के दिल में जीवित है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस रखता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, और अंत में जीत हमेशा सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम की ही होती है।